हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साबू क्लासेज। अब हम नेक्स्ट एंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट का नाम क्या है? बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब होता है रुपए डूब जाना। जब कोई पर्सन, जब कोई पार्टी या जब कोई कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है या किसी वजह से उसमें हमारे जो रुपए ड्यू हैं वो हमें रिकवर नहीं हो पाते हैं, वसूल नहीं हो पाते हैं, उसे हम बैड डेट्स कहते हैं। लेट्स सी द मीनिंग ऑफ बैड डेट्स। अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल। जब हम उधार में माल बेचते हैं और वो पैसा हमें रिकवर नहीं होता है, इज नॉट रिकवरेबल। जो माल हमने उधार बेचा, उस कस्टमर में जो पैसा हमारा ड्यू है, अगर हमें वो रिकवर नहीं हो सकता, देन इररिकवरेबल अमाउंट, जो पैसा वसूल नहीं हो पा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? बैड डेट्स। मतलब जब हम क्रेडिट में गुड सेल करेंगे तो जिन जिन लोगों में हमारा पैसा ड्यू रह जाता है, अगर उनमें से कोई पैसा रिसीव नहीं होता है, रिकवर नहीं हो पाता है, तो वो अनरिकवरेबल अमाउंट इज नोन एज बैड डेट्स। कभी कभी जितना पैसा मांगते हैं वो पूरा डूब जाता है, तो उसे हम बोलते हैं व्हेन फुल अमाउंट इज इररिकवरेबल। पूरा पैसा जितना हम मांगते थे, पूरा पैसा अब रिकवर नहीं हो सकता, डूब गया है, तो उसे हम बोलेंगे बैड डेट्स। बैड डेट्स इज ए काइंड ऑफ लॉस फॉर द बिजनेस। बैड डेट्स हमारे बिजनेस के लिए लॉसेज हैं, और लॉसेज को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो बैड डेट्स को क्या करिए? डेबिट। और क्रेडिट साइड में क्या करिए? उस पर्सन का नाम, जिस कस्टमर में हमारे रुपए डूब रहे हैं, जो डेटर इंसॉल्वेंट हो रहा है, जिसमें हमारा पैसा नहीं आ रहा है, उसका नाम क्रेडिट किया जाएगा, उसके अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, और जो रुपए हमारे डूब गए हैं उन्हें बैड डेट्स के नाम से डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू उस पार्टी का नाम, उस पर्सन का नाम, और टू पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, कभी कभी ऐसा होता है किसी कस्टमर के साथ जितने रुपए हमारे ड्यू हैं उसमें से कुछ पैसा आ रहा है और कुछ पैसा नहीं आ रहा है। मतलब कुछ पैसा रिकवरेबल है और कुछ पैसा इररिकवरेबल है। उस केस में एंट्री क्या बनेगी? जितना पैसा रिकवर हो जाएगा उसे हम कैश अकाउंट डेबिट के नाम से लिखेंगे, बिकॉज कैश कम्स इन। जितना पैसा रिकवर नहीं हो सकता उसे हम बैड डेट्स के नाम से लिखेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट अमाउंट नॉट रिकवरेबल। जो पैसा रिकवर नहीं हो सकता उसे बैड डेट्स के नाम से, जो पैसा हमें रिसीव हो जाएगा या रिसीव हो रहा है उसे कैश के नाम से, और टू में अगेन उस पर्सन का नाम, उस डेटर का नाम, उस कस्टमर का नाम, जिसके साथ हमारा अमाउंट कुछ रिकवर हो रहा है और कुछ रिकवर नहीं हो रहा है। मतलब ये तो क्या हुआ? फुल अमाउंट बैड डेट्स हो गया। इसमें पार्ट ऑफ द अमाउंट इज इररिकवरेबल। क्वेश्चन किस तरह से आएगा? क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि इस पर्टिकुलर कस्टमर से हम 4,000, 10,000, 5,000 वॉट एवर द डिजिट, इतने रुपए ड्यू हैं, और अब ये बिल्कुल भी रिकवर नहीं हो सकते, नॉट रिकवरेबल। उस केस में तो एंट्री बनेगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू उस पार्टी का नाम। लेकिन अगर ऐसा बोले कि उस कस्टमर के साथ हमारा ड्यू कितना है? 5,000 एंड रिकवरेबल इज एट द रेट ऑफ 40 पैसा, 40 पैसे के हिसाब से रिकवरेबल है, तो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। व्हेन फुल अमाउंट इज इररिकवरेबल और अ पार्ट ऑफ अमाउंट इज इररिकवरेबल। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कोई कस्टमर है रोहित, उससे हम 5,000 रुपीज ड्यू है, लेकिन अब वो बिल्कुल भी रिकवर नहीं हो सकते। फुल्ली बैड डेट्स व्हेन फुल अमाउंट इज इररिकवरेबल। जब पूरा पैसा इररिकवरेबल है, कुछ भी पैसा वसूल नहीं हो सकता है, उस केस में एंट्री क्या करनी पड़ेगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू उस पार्टी का नाम। हमारे केस में पार्टी का नाम क्या है? रोहित। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रोहित एंड अमाउंट विल बी रुपीज 5,000। ओके, नेक्स्ट, व्हेन अ पार्ट ऑफ अमाउंट इज इररिकवरेबल, जो पैसा ड्यू है उसमें से कुछ पोर्शन रिकवर नहीं हो सकता, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास ट्रांजेक्शन क्या था कि हमारा अमाउंट ड्यू कितना है रोहित के साथ? 5,000, और क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है रिकवर अमाउंट फ्रॉम रोहित एट द रेट ऑफ 40 पैसा। मतलब उससे कितना रिकवर होने के लायक है? 40 पैसे के बराबर रिकवर हो सकता है।
पैसे जब भी लिखे हुए हो 40 पैसा, 50 पैसा, 75 पैसा, तो बेसिकली वो परसेंटेज को इंडिकेट करते हैं। मतलब जितने रुपए ड्यू हैं, इट मींस उसमें से हमें कितना मिलेगा, 40% पैसा हमें रिकवर हो जाएगा, बाकी का पैसा बैड डेट्स हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल ड्यू कितना है 5000, उसमें से रिकवरी कितनी होगी 2000 रुपीज। तो कैश के सामने लिख दिया जाएगा 2000, बैड डेट्स के सामने लिख दिया जाएगा 3000, और उस पार्टी के नाम के आगे जैसे रोहित के सामने कितने रुपए लिख दिए जाएंगे 5000। जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया हुआ हो कि ये फला फला हमारा कस्टमर है, उससे हमें फाइनल डिविडेंड के रूप में या फाइनल पेमेंट के रूप में 40 पैसा, 60 पैसा या 40%, 60%, 75% के हिसाब से पैसे रिसीव होंगे। मतलब अब उससे हमें आगे कोई रिकवरी नहीं होने वाली है। तो जो पैसा हमारा डूब जाएगा उसे हम बैड डेट्स के सामने लिखेंगे, जो पैसा हमें रिकवर हो जाएगा कैश में लिख देंगे, और टोटल अमाउंट उस कस्टमर के नाम के आगे लिख दिया जाएगा, क्रेडिट साइड में उस पर्सन के नाम के आगे मेंशन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला कंसेप्ट है हमारा बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड का मीनिंग क्या होता है, कभी कभी कोई पुराना कस्टमर जिसको हम बैड डेट्स मानकर राइट ऑफ कर चुके हैं, उसका अकाउंट हम क्लोज कर चुके हैं, आफ्टर सम टाइम या नेक्स्ट ईयर अगर हमें कुछ पैसा उससे रिकवर होता है तो उसे हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। हो सकता है जितना पैसा उसके साथ हमारा ड्यू था वो पूरा रिकवर हो जाए, हो सकता है पार्शियल अमाउंट रिकवर हो जाए, डिपेंडिंग ऑन लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। जितना भी पैसा रिकवर हो, चाहे पार्टली चाहे फुल्ली, जितना पैसा रिकवर होगा वो हमारे लिए बेनिफिट होगा, गेन होगा, बिजनेस के लिए इनकम होगी, क्योंकि हमारे डूबे हुए रुपए हमें वापस रिकवर हो रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। अगर डूबे हुए रुपए आ जाए तो हमारे लिए बेनिफिट है, इनकम है, और इनकम होने की वजह से उसे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में क्या लिख दिया जाएगा, बैड डेट्स रिकवर्ड। जितना पैसा डूबा हुआ हमें वापस रिकवर हो रहा है उसे हम कहेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। और जो पैसा हमें कैश फॉर्म में मिला, जितनी रिकवरी हुई उतना पैसा हमारे पास कैश आएगा, तो वो अमाउंट किसके सामने लिख दिया जाएगा, कैश के सामने। तो जितनी भी रिकवरी हो वो हमारे लिए इनकम है, इनकम होने की वजह से उसे हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट। और जो पैसा हमें रिसीव हो रहा है कैश कम्स इन, इसलिए उसे लिखा जाएगा डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। नाउ कंफ्यूजन क्या होता है कि उसमें उस कस्टमर का नाम मेंशन किया हुआ होता है, ट्रांजैक्शन कैसा लिखा हुआ आता है, बैड डेट्स रिकवर्ड फ्रॉम अमित। अमित नाम का हमारा कोई कस्टमर था, उससे हमें क्या हुआ, डूबे हुए रुपए वसूल हुए। बैड डेट्स रिकवर्ड फ्रॉम सुरेश, सुरेश नाम का कोई कस्टमर था, उससे हमें पुराने डूबे हुए रुपए अब क्या हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं। रिकवर हो रहे हैं तो हमारे लिए फायदा है, तो कैश अकाउंट डेबिट और बैड डेट्स रिकवर्ड। तो हमको लगेगा गिवर का नाम क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो उसके लिए ध्यान रखें उसका अकाउंट हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं, इसलिए उसका नाम मेंशन नहीं किया जाएगा। नोट, पर्सनल अकाउंट रूल इज नॉट अप्लाइड हेयर, बिकॉज उस पर्सन का अकाउंट हमारी बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। हम बुक्स क्लोज कर चुके हैं, पुराने वाले बैड डेट्स को राइट ऑफ कर चुके हैं। अगर कोई रिकवरी होती है तो उसके केस में कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, टू डेटर्स या टू कस्टमर का नाम नहीं आएगा। अभी हम लोग जर्नल चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं। लेट्स सी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अदर यूजेस ऑफ गुड्स में, लेकिन इस बार इसके साथ कुछ इंश्योरेंस कंपनी, क्लेम एक्सेप्टेंस, ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेनेवर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो आप लोगों को बताया था डिस्ट्रॉयड बाय फायर इज ए काइंड ऑफ लॉस फॉर द बिजनेस, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा लॉस है और लॉसेज को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। डिस्ट्रॉयड बाय फायर को क्या मेंशन किया जाएगा, लॉस बाय फायर। एंड व्हाट गोज आउट, स्पेशल यूजेस ऑफ गुड्स में हम लोग समझाया गया है
कि when goods is given as charity, goods given as free sample, goods destroyed by fire, इन सारे केसेस में हम लोगों को क्या लिखना चाहिए? टू परचेज, और नरेशन क्या बन जाएगा? goods destroyed by fire। हमारा कोई 10,000 रुपीज का गुड्स था जो डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया, तो उस केस में हमेशा एंट्री क्या बनेगी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, चाहे वो गुड्स इंश्योर्ड हो चाहे वो गुड्स अनइंश्योर्ड हो। क्वेश्चन वाला कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख सकता है इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इंश्योर्ड होने से ऐसा नहीं है कि फायर में हमें कोई फायदा हो जाएगा, इंश्योर होने से लॉस तो होना ही है। दैट्स वाई हम लोग क्या लिखेंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, चाहे वो गुड इंश्योर्ड हो चाहे वो गुड्स अनइंश्योर्ड हो। अब नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम। जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनी ने जो गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ उसका क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, जब भी क्लेम एक्सेप्ट किया जाएगा तो हमेशा याद रखें इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू क्या किया जाएगा? लॉस बाय फायर। अच्छे से समझिएगा क्या कह रहे हैं हम लोग। पहले हमने एंट्री क्या की थी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। फॉर एग्जाम्पल हमारा 10,000 रुपीज का गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो चुका है, हमने समझा हमारा 10,000 रुपए का क्या हो चुका है? नुकसान हो चुका है। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे या आफ्टर फ्यू डेज हमको इंश्योरेंस कंपनी से इंटीमेशन मिला कि हम आपका क्लेम एक्सेप्ट करते हैं, आपका जो गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ है उसका पेमेंट हम आपको कर देंगे। मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी वालों ने प्रॉमिस किया कि हम आपको 10,000 रुपीज पे कर देंगे, तो एंट्री क्या बन जाएगी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। पहले हमने क्या समझा था? हमारा नुकसान हो रखा है, इसलिए हमने लॉस बाय फायर को क्या कर दिया था? डेबिट कर दिया था। लेकिन फिर मालूम चला हमारा ये नुकसान कौन पेमेंट कर देगा? इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट कर देगी। प्रॉमिस किया है, पेमेंट नहीं आया है अभी, इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ क्लेम एक्सेप्ट किया है। अगर क्लेम एक्सेप्ट कर लेती है तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए डेटर्स की तरह हो जाती है, एसेट्स की तरह हो जाती है। तो एसेट्स को क्या कर देते हैं? डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। नरेशन क्या हो जाता है? क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। ओके, वापिस समझते हैं। पहले क्या एंट्री बताई आपको? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फिर क्या कहा? इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम। तो पहले गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। जितने का आपका गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ उस फुल अमाउंट से एंट्री कर दीजिए। फिर सेकंड एंट्री में आपको क्या कहा? इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम, एक्सेप्टेड द क्लेम। इट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा फुल क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है। मीन्स 10,000 का पूरा 10,000 किसने एक्सेप्ट कर लिया है? इंश्योरेंस कंपनी ने। अगर ये दोनों ट्रांजेक्शन अलग अलग डेट को हैं तो दो एंट्रीज अलग अलग करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में सिंगल ट्रांजेक्शन में पूरी बात लिखी हुई आ जाती है कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम। एट दैट टाइम आप चाहें तो दो अलग अलग एंट्रीज करें, आप चाहें तो इन दोनों एंट्रीज को मर्ज करके मिक्स करके सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं। उस केस में सिंगल एंट्री क्या बनती है? लॉस बाय फायर डेबिट में भी है, लॉस बाय फायर क्रेडिट में भी है। डेबिट से क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सिंगल एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ज्यादा इजी प्रोसेस क्या है? आप हमेशा दोनों अलग अलग एंट्रीज करें, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, और फिर जब आपका क्लेम एक्सेप्ट हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। कभी कभी ऐसा होता है जितना हमारा गुड्स डिस्ट्रॉयड होता है वो पूरा अमाउंट का क्लेम एक्सेप्ट नहीं होता है, उसमें से पार्शियल क्लेम एक्सेप्ट होता है। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द पार्शियल क्लेम। जैसे हमारा जो एग्जाम्पल चल रहा है उसमें गुड्स डिस्ट्रॉयड कितना हुआ है? 10,000 का। लेकिन इंश्योरेंस वालों ने बोला हम आपको 8,000 रुपीज देंगे। क्लेम कितना एक्सेप्ट किया? 8,000 रुपीज का। तो ध्यान रखिएगा जितना हमारा क्लेम एक्सेप्ट हो जाए वो तो किसमें लिख दीजिए? इंश्योरेंस कंपनी में। जितना हमारा नुकसान हो जाए वो किसमें लिख दीजिए? हमारे यहां पर लॉसेज को ट्रांसफर किया जाता है, एक अकाउंट है उसका नाम
प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए और 2 में क्या लिखिए, लॉस बाय फायर। मतलब एंट्री वही बनेगी जो इससे जस्ट पहले थी। इसमें फुल क्लेम एक्सेप्ट हो रहा है, इसमें पार्शियल क्लेम एक्सेप्ट हो रहा है। अगर हमारा पार्शियल क्लेम एक्सेप्ट होता है तो जो अमाउंट का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कर चुकी है उसे लिखिए इंश्योरेंस कंपनी में। जो अनएक्सेप्टेड अमाउंट है वो हमारा क्या है, लॉस है, तो उसे किस में लिखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में। और क्रेडिट साइड में क्या लिखिए, लॉस बाय फायर। नरेशन क्या पुटअप कर दिया जाएगा, क्लेम वॉज पार्शियली एक्सेप्टेड, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा क्लेम कितना एक्सेप्ट किया, पार्शियली किया। लेट्स रिवाइज वंस अगेन। पहले क्या कह रहे हैं, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर में लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। कोई जरूरी नहीं है हर बार इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट करे। अगर हमारा कोई भी तरह का क्लेम एक्सेप्ट नहीं होता है तो ये आगे की एंट्रीज नहीं होगी। इन केस ऑफ अगर हमारा पूरा क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको सेकेंड एंट्री क्या कहनी चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। पूरा क्लेम एक्सेप्ट होने के केस में। अगर हमारा पार्शियल क्लेम एक्सेप्ट होता है, मींस कुछ एक्सेप्ट हो गया और कुछ पोर्शन एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो जितना एक्सेप्ट हो गया वो इंश्योरेंस कंपनी में, जो अनएक्सेप्टेड पोर्शन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और क्रेडिट में क्या लिख दिया जाएगा, टू लॉस बाय फायर। मींस अगर क्लेम एक्सेप्ट होता है तो अभी क्रेडिट में टू लॉस बाय फायर, पार्शियल क्लेम एक्सेप्ट होता है तो अभी क्रेडिट में लॉस बाय फायर, फुल एक्सेप्ट हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी को फुल अमाउंट से डेबिट कर दीजिए, कम एक्सेप्ट हो जाए तो जितना इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करती है उतने से डेबिट कर दीजिए, और बाकी का किस में ट्रांसफर कर दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, क्लेम अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ये कोई स्पेशल ट्रांजेक्शन नहीं है, इट इज अ जनरल ट्रांजेक्शन। व्हाट आर द स्पेशल ट्रांजेक्शन? स्पेशल ट्रांजेक्शन इस टॉपिक के थे कि क्लेम पार्शियल एक्सेप्ट होता है या क्लेम फुल एक्सेप्ट होता है। डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑलरेडी सीख चुके हैं। और इंश्योरेंस कंपनी से जब क्लेम का पैसा मिलेगा तो इंश्योरेंस कंपनी विल बी गिवर, तो इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। एंड व्हाट कम्स इन, आइदर कैश और चेक। आज की डेट में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा कैश में अवेलेबल नहीं करवाएगी, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा है, बैंक। जब इंश्योरेंस का पैसा आएगा तो हमारे बैंक अकाउंट में आएगा डायरेक्टली, और जब बैंक में आएगा तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे। नरेशन क्या पुटअप करेंगे, क्लेम अमाउंट रिसीव्ड। क्लेम का पैसा हमको क्या हो चुका है, मिल चुका है। ये था हमारा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर का कंसेप्ट। अगर हमारा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो जाए, या तो पार्शियल क्लेम एक्सेप्ट होगा या फुल क्लेम एक्सेप्ट होगा। जितना क्लेम एक्सेप्ट होगा उतने ही पैसे हमको इंश्योरेंस कंपनी से मिलेंगे। अगर फुल क्लेम एक्सेप्ट हुआ है तो हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमको 10,000 मिलेंगे, और पार्शियल क्लेम एक्सेप्ट हुआ है तो हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमको 8,000 रुपीज मिलेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं कुछ और स्पेशल ट्रांजेक्शन। फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड। कभी कभी जैसे हम एसेट्स को खरीदते हैं वैसे कभी एसेट्स बेचनी भी पड़ सकती है। अगर क्वेश्चन में एसेट्स को बेचने के समय कुछ लॉस या प्रॉफिट की बात की जाती है तो स्पेशल केस है, अदरवाइज तो आप सिंपली अगर कहीं पे लिखा हुआ जाए फॉर एग्जाम्पल मशीन सोल्ड, तो आप अपना ऑर्डिनरी रूल अप्लाई करें। जैसे हम जर्नल बनाते थे, सिंपल ट्रांजेक्शंस जैसे बनाते थे उसी तरह से एंट्री बना सकते हैं। मशीन सोल्ड किसी का नाम नहीं है तो सीधा हम चलेंगे रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट क्या कहता है, कैश कम्स इन, तो डेबिट कर दीजिए। व्हाट गोज आउट, कि मशीन गोज आउट, तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, मशीन। जैसे हम ऑर्डिनरी वे में असेट्स को सेल करते हैं, परचेज करते हैं, वैसे एंट्री इसकी भी बन जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है कि हम एक ऐसी एसेट्स बेचने वाले हैं जिसकी हमारी बुक वैल्यू, जिसकी हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी है, 50,000, लेकिन हम उसको बेचने वाले कितने में हैं, 40,000, मींस हमको क्या हो रहा है, लॉस। कोई एसेट्स जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू मतलब हमारे हिसाब से
हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू थी 50,000 और हमने सेल कितने में किया है, 40,000 रुपीज में सेल किया है। तो उस केस में एंट्री किस तरह से की जाएगी, क्योंकि हमको इसमें 10,000 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जब भी हम किसी एसेट्स को बेचेंगे तो एसेट्स बेचने के लिए आपको रियल अकाउंट का रूल लगाना है, बिकॉज एसेट्स जब भी कम्स इन या गोज आउट होती है तो हमें रियल अकाउंट का रूल लगाना चाहिए। एसेट्स गोज आउट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो बेच रहे हैं वो क्या है, मशीन है, तो हमने 2 में क्या लिख दिया, मशीन। हमारी बुक्स में उस मशीन की वैल्यू कितनी थी कि 50,000 रुपीज थी, तो बुक्स में आप वैल्यू कितनी लिख दीजिए, 2 मशीन के सामने 50,000 रुपीज। फिर देखिए जब मशीन को बेचा तो हमारे पास मशीन बेचने के तरीके या तो कैश में बेचा जाएगा, दूसरा तरीका हम उसे चेक के थ्रू बेच सकते हैं तो बैंक लिख दिया जाएगा, और अगर हमने उधार बेचा है तो उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जाएगा। जैसी भी सिचुएशन हो वो आपको क्वेश्चन से मालूम चलेगी। अगर कैश होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक से बेचा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और किसी पर्सन का नाम दिया हुआ है तो पर्सन अकाउंट डेबिट। और क्या, हमको जो लॉस हुआ है उसे हम किस में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। हमारे जो मशीन बेचने की बात कर रहे हैं उस मशीन की वैल्यू कितनी थी, 50,000। हमने उस मशीन को सेल कितने में किया है, 40,000। तो हम लोगों को जो लॉस इंकर्ड हुआ है कितना, 10,000। हमारी मशीन से हमको रुपए कितने मिले, 40,000। तो 40,000 तो कैश में लिख दिया जाएगा, 10,000 लॉस में लिख दिया जाएगा, और मशीन को 50,000 रुपीज से क्रेडिट कर दिया। इट मींस जब भी हम किसी एसेट्स को बेचेंगे, फिक्स एसेट्स को बेचेंगे, और क्वेश्चन में हमें बुक वैल्यू और सेल वैल्यू गिवन है, तो होने वाले प्रॉफिट और लॉस को हम कंसीडर करेंगे। तो व्हाट गोज आउट, क्रेडिट, व्हाट कम्स इन, डेबिट। अगर कैश कम्स इन हो रहा है तो कैश को डेबिट कर दीजिए, चेक आ रहा है मतलब बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक को डेबिट कर दीजिए, और अगर हम उधार में बेच रहे हैं किसी पर्सन को तो उस पर्सन का नाम लिख दीजिए, जैसी भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिचुएशन हो। और अगर आपको लॉस हो रहा है तो एक नए अकाउंट का नाम याद रखिए। अगर लॉसेज होते हैं तो उन्हें हम किस में ट्रांसफर कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या फिर हम इसकी जगह लिख सकते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। जो भी आप लिखना चाहें, बोथ आर वेरी करेक्ट। तो नरेशन क्या बनेगा, मशीन सोल्ड एट लॉस ऑफ ₹10,000। हमने कोई मशीन बेची और हमको 10,000 रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ। आगे देखिए, इस बार हम किसी मशीन या किसी एसेट्स को बेचने वाले हैं, उसमें हमको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बिल्डिंग थी जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 4 लाख रुपीज थी, लेकिन हमने उस बिल्डिंग को सेल कितने में किया, 6 लाख रुपीज में सेल किया। तो मतलब हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। हमारे अकॉर्डिंग या हमारी बुक्स में उस बिल्डिंग की वैल्यू कितनी रिकॉर्डेड थी, 4 लाख, और हमने उसको सेल कितने में किया है, 6 लाख रुपीज में। तो हमको 100% क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, फायदा हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है कि 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो इसकी एंट्री किस तरह से बनाएंगे कि जब हमने बिल्डिंग को सेल किया तो व्हाट गोज आउट, कि बिल्डिंग गोज आउट, तो सबसे पहले तो बिल्डिंग को क्या कर दीजिए, आप क्रेडिट कर दीजिए। आपकी बुक वैल्यू कितनी थी उतना एसेट्स के सामने लिखिए। आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग आपके बिल्डिंग की वैल्यू थी 4 लाख रुपीज, तो बिल्डिंग के सामने कितना लिखा जाएगा, 4 लाख रुपीज। अब हमने जब बिल्डिंग बेची है तो व्हाट कम्स इन, हमारे पास कैश आएगा। अगर सामने वाले ने चेक दिया है तो बैंक आएगा। अगर हमने बिल्डिंग किसी पर्सन को ऑन क्रेडिट बेची है तो उस पर्सन का नाम आएगा। जैसी भी सिचुएशन, अगर हमने कैश में बेची है तो हमारे पास रुपए कितना आएंगे, 6 लाख रुपीज आएंगे। चेक से बेची है तो हमारे पास चेक कितने का आएगा, 6 लाख रुपीज का आएगा। किसी पार्टी को बेची है तो उसके नाम के सामने रुपए कितने लिखने पड़ेंगे, आपको 6 लाख रुपीज लिखने पड़ेंगे। अब इस बिल्डिंग को बेचने से हमको प्रॉफिट हुआ, ऑल द प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। आप चाहें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से ट्रांसफर कर सकते हैं, कितने रुपए, 2 लाख रुपीज। और अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग,
जैसा भी आप चाहें, आपको करना क्या पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। फिक्स एसेट्स को सेल कर रहे हैं एट प्रॉफिट, जिसकी बुक वैल्यू कितनी है 4 लाख, सेलिंग वैल्यू कितनी है 6 लाख, 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट को क्या करेंगे, क्रेडिट। व्हाट गोज आउट, बिल्डिंग, बिल्डिंग को क्या करेंगे, क्रेडिट। एंड व्हाट कम्स इन, इफ कैश तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक तो बैंक अकाउंट डेबिट, और किसी पर्सन का नाम है तो उस पर्सन को रिसीवर बनाते हुए क्या करेंगे, डेबिट। नरेशन क्या बन जाएगा, बीइंग बिल्डिंग सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2 लाख। हमने 2 लाख रुपीस के प्रॉफिट पर मशीन को या बिल्डिंग को सेल आउट किया है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज इंस्टॉलेशन चार्जेज, कैरिंग कॉस्ट और एनी अदर एक्सपेंसेज which are considered as capital expenditure. Let's see what is the concept. When any fixed assets, what are the fixed assets? Like building, furniture, machinery, equipments, electronics, these all are the fixed assets bought. जब भी कोई fixed assets खरीदी जाती है, carrying cost मतलब उसको हमारी प्लेस तक लाने का खर्चा, कैरी करने का खर्चा, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेज उसको लगाने का खर्चा, उसको इंस्टॉल करवाने का खर्चा, एंड एक्सपेंसेज इनकर्ड बिफोर पुट टू यूज, उसको यूज करने से पहले वाले सभी खर्चे। क्या मतलब हुआ, अगर हमने कोई एसेट्स खरीदी है, कोई फिक्स एसेट्स को खरीदा है, तो फिक्स एसेट्स को खरीदने के साथ साथ उसको लाने का खर्चा और लगाने का खर्चा, उसको रेडी टू यूज करने तक के सभी खर्चे, उनको क्या माना जाएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। उसको हम एसेट्स की वैल्यू में ऐड करेंगे। लेट्स सी एन एग्जांपल। हम लोगों ने एक एसी परचेज किया, एसी का कॉस्ट था 40,000 रुपीज। फिर उसमें कंडीशंस लिखी हुई थी, इंस्टॉलेशन चार्जेस विल बी एक्स्ट्रा। तो इंस्टॉलेशन का हमारा खर्चा लग गया, फॉर एग्जाम्पल इंस्टॉलेशन के रुपए हमारा 1500 रुपीज कॉस्ट लग गया। हमने जो है एसी फिजिकली किसी शॉप से जाके खरीदा है, उसको लाने का खर्चा लग गया, कैरी करने का कॉस्ट लग गया, जिसे हम कैरिज कह सकते हैं, टैक्सी का फेयर लग गया, मान लीजिए 500 रुपीज हमारा कैरिज लग गया। तो देखने में तो क्या लगेगा, कॉस्ट ऑफ एसी या एसी की वैल्यू कितनी है, एयर कंडीशनर की वैल्यू कितनी है 40,000। बट एज पर द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग इन सभी खर्चों को फाइनली एसी की कॉस्ट में जोड़ दिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनर विल बी 42,000। अगर आप लोगों को इसकी एंट्रीज बनानी हो तो आप लोग शायद एंट्री ऐसा करेंगे कि एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट टू कैश, कि हमने एसी खरीदा है तो व्हाट कम्स इन एसी एंड व्हाट गोज आउट कैश, तो एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर क्वेश्चन वाला लिखेगा हमने उसको लाने के लिए 500 रुपीज कैरिज पे किया, तो हम लोग शायद एंट्री ऐसी कर दें, कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब फर्स्ट एंट्री हम क्या बनाएंगे, एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब हमने एसी परचेज कर लिया। फिर क्या कह रहा है कि हमने 500 रुपीज कैरिज का पे किया है, तो कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि जब तक हम इस पर्टिकुलर नए रूल को नहीं समझेंगे तब तक हम लोगों को ऐसा ही लगेगा कि अच्छा 40,000 का एसी था, 500 रुपीज कैरिज लग गया और 1500 रुपीज इंस्टॉलेशन लग गया, तो इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ऑर्डिनरी वे में हम एंट्रीज इसी तरीके से करते हैं, बट दीज एंट्रीज आर नॉट करेक्ट। रीजन क्या है, क्योंकि हमने जो एसी खरीदा है उसका आपको मीनिंग क्या बताया कि हमने जो एसी खरीदा है उसमें जो भी लाने का, लगाने का, रेडी टू यूज करने तक का जो भी खर्चा आएगा वो सब उसकी कॉस्ट में शामिल किया जाएगा। तो मतलब इन सब के लिए हमें कॉमन एंट्री पास करनी चाहिए थी, एसी अकाउंट डेबिट टू कैश, या चेक से पेमेंट किया हो तो चेक, जैसी भी सिचुएशन हो, क्रेडिट हो तो पार्टी का नाम। एसी के सामने वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 42,000।
इट इज करेक्ट। अगर आप ऐसा करेंगे, इस तरह से एंट्रीज करेंगे, तो इसको क्या माना जाएगा? रॉन्ग माना जाएगा। सो लेट्स सी द मीनिंग ऑफ द न्यू कंसेप्ट व्हेन एनी फिक्स एसेट्स, एसी इज एन फिक्स एसेट्स। एसी को हमने एयर कंडीशनर को खरीदा है तो वो हमारे लिए क्या है? फिक्स एसेट्स हैं। अगर हम उसको परचेज करते हैं तो उसका कैरिंग कॉस्ट, लाने का खर्चा, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेज, उसको लगाने का खर्चा, एंड एक्सपेंसेज इनकर्ड, और कोई भी तरह के खर्चे किए जाए बिफोर पुट टू यूज, उसको यूज करने से पहले तक, विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ एसेट्स। उसको क्या माना जाएगा? कॉस्ट ऑफ एसेट्स माना जाएगा। तो हमारे एग्जाम्पल को वापस रिव्यू कर सकते हैं। 40,000 का हमने एसी परचेज किया, उसको लाने का खर्चा 500 रुपीज लगा, उसका इंस्टॉलेशन का कॉस्ट हमारा 1500 रुपीज लगा, तो हमारी एसी की वैल्यू कितनी कंसीडर की जाएगी? 42,000 कंसीडर की जाएगी। आप इनकी सेपरेट एंट्रीज नहीं बनाएं। अगर आप सेपरेट बनाते हैं तो हर बार आप क्या लिखेंगे? एसी अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000। कैरिज टर्म यूज करते ही आपकी एंट्री रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि वो एसी को लाने का कैरिज लग रहा है, तो उसे हम एसी की कॉस्ट में कंसीडर करेंगे। तो क्या लिखा जाएगा? अगेन एसी अकाउंट डेबिट टू कैश, नो कैरिज, नो इंस्टॉलेशन, नो एनी एक्सपेंसेस बिफोर पुट टू यूज। यूज करना शुरू करने से पहले लगने वाले कोई भी खर्चे एसेट्स की कॉस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। ओके, तो ओवरऑल अ सिंगल एंट्री शुड बी पास, एक ही एंट्री की जानी चाहिए, एसी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इट वॉज द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड व्हेन फिक्स एसेट्स इज परचेज। ये कंसेप्ट क्या था कि हमने जब कोई फिक्स एसेट्स को परचेज किया है तो उस पर लगने वाले खर्चों का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में बताते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में आपको बताया कि जब भी हम किसी एसेट्स को परचेज करेंगे तो उसको लाने का, लगाने का, बिफोर पुट टू यूज जितना भी खर्चा लगेगा उस एसेट्स की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। नाउ ये सारा कंसेप्ट क्या कहलाता है? कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। ये जो भी हम खर्चे कर रहे हैं इन्हें हम क्या मानेंगे? कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो एसेट्स को परचेज करने से लेके बिफोर पुट टू यूज तक खर्च किए जाते हैं। तो इसके लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी बॉट फ्रॉम सुरेश for rupees 60,000. Carries paid rupees 2,000 and installation paid rupees 5,000. तो हमने एक मशीनरी खरीदी है जो कि सुरेश से खरीदी है। कितने रुपए में खरीदी है? 60,000 रुपीज में। और उस मशीन के लिए हमने कैरिज पे किया है 2,000 रुपीज और इंस्टॉलेशन पे किया है 5,000 रुपीज। अगर आपको कोई भी तरह का कंफ्यूजन होता हो इतनी बड़ी एंट्री में, तो आप चाहें तो पूरे की एक सेपरेट एंट्री बना सकते हैं। आप चाहें तो सबकी अलग अलग 3 पार्ट्स की 3 डिफरेंट एंट्रीज बना सकते हैं। लेकिन सब बातों की समरी वही है। आप जब मशीन की वैल्यू कैलकुलेट करें तो मशीन की वैल्यू में 60,000, 2,000 एंड 5,000 सब ऐड हो जाएगा। इट मींस हम लोगों को एंट्री क्या करनी चाहिए ऐसे केसेस में? मशीनरी अकाउंट डेबिट बाय रुपीज 67,000। हमने जो मशीन खरीदी है उसकी ओरिजिनली तो वैल्यू कितनी थी? 60,000। 2,000 रुपीज कैरिज लग गया और इंस्टॉलेशन कितना लग गया? 5,000। तो हमारे लिए मशीन की वैल्यू कितनी हो गई? 67,000। देन व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट। कितना कैश गोज आउट हो रहा है? अगर आप केयरफुली नहीं पढ़ते हैं तो आपको लगेगा 2 कैश और 67,000। बट मशीनरी बॉट फ्रॉम सुरेश नाम आने की वजह से क्या समझ में आना चाहिए कि हमने ये जो मशीन खरीदी है वो क्रेडिट में परचेज की है, उधार खरीदी है, एंड सुरेश इज गिवर। तो गिवर को हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर नाम मेंशन नहीं होता तो हम लोग पूरा वन शॉट में क्या लिख देते? 2 कैश एंड 67,000।
हमने मशीन किससे खरीदी है? सुरेश से। तो उसको रुपए कितने पे किए जाएंगे? 60,000। तो सुरेश के सामने कितना लिखेंगे? 60,000। और बाकी का जो एक्सपेंसेज हमने पे किया है वो कैश से पे किया है, इसलिए क्या लिख दिया जाएगा? टू कैश। टोटल अमाउंट कितना? 7,000। आप जब नरेशन लिखेंगे तो नरेशन में सारी बात लिखिएगा। मशीनरी बॉट, कैरीज पेड या कैरीज एंड इंस्टॉलेशन पेड। आप नरेशन में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमने कैरीज भी पे किया है, इंस्टॉलेशन भी पे किया है और मशीन भी खरीदी है। बट आप डेबिट और क्रेडिट में कहीं पर भी कैरीज और इंस्टॉलेशन का नाम नहीं लिखेंगे। ओके, इन केस ऑफ अगर हम ये मशीनरी सेकेंड हैंड परचेज करते, कि हमने कोई सेकेंड हैंड या ओल्ड मशीनरी परचेज की, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है हम नई मशीन खरीद रहे हैं या पुरानी मशीन खरीद रहे हैं। हमारे लिए तो वो मशीन आज की डेट में बिजनेस में आई है, तो बिजनेस नए और पुराने का क्लासिफिकेशन नहीं करता है। बिजनेस नई खरीदे चाहे पुरानी खरीदे, सबके लिए क्या टर्म यूज करेगा? मशीन। और जब भी आप उसको खरीदेंगे उसको लाने का खर्चा, लगाने का खर्चा, जब फर्स्ट टाइम परचेज करते हैं तो उसको लाने का, लगाने का सभी खर्चे एसेट्स की वैल्यू में ऐड कर दिए जाते हैं। अगर आज इस मशीन को खरीदा है और अब इसमें 3-4 महीने बाद में आफ्टर सम पीरियड हमें इसमें कुछ रिपेयर्स या मेंटेनेंस करवाना पड़ता है, तो वो खर्चा मशीनरी अकाउंट डेबिट के नाम से नहीं लिखा जाएगा। आफ्टर सम टाइम, अगर कुछ समय बाद में, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद में रिपेयर्स फॉर मशीनरी लिखा हुआ आता है ₹5,000, तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि रिपेयर्स हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेज हो जाएगा। कितने रुपए का रिपेयर्स करवाया है? 5,000 रुपीज का रिपेयर्स है। अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। मतलब जब भी हम किसी एसेट्स को परचेज करते हैं, परचेज करते समय इंस्टेंट कोई खर्चा करते हैं, इट मे बी कैरेज, इट मे बी इंस्टॉलेशन, इट मे बी रिपेयर्स, जो भी खर्चा एट द टाइम ऑफ परचेज, तो वो सब असेट्स की वैल्यू में ऐड हो जाएगा, मशीन अकाउंट डेबिट के नाम से लिखा जाएगा। लेकिन यूज करने के बाद, ड्यूरिंग द यूज, उसका जो वियर एंड टियर का खर्चा आता है, नॉर्मली कोर्स में उसका जो रिपेयर्स मेंटेनेंस का खर्चा आता है, आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय बाद में अगर कोई भी तरह का खर्चा आता है, तो उस केस में हम मशीन टर्म यूज नहीं करेंगे, हम उसको नॉमिनल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्या माना जाएगा? कि हमारा एक्सपेंसेज इनकर्ड हो रहा है और एक्सपेंसेज हमारे लिए क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट एंड व्हाट गोज आउट? कैश। मतलब कंफ्यूजन क्या नहीं होना चाहिए कि रिपेयर्स की जगह आप मशीन नहीं लिखें या मशीन की जगह रिपेयर्स नहीं लिखें। मींस जब हम परचेज करते हैं, परचेज करते समय अगर कोई भी खर्चा होता है तो उसे तो एसेट्स के नाम से डेबिट किया जाएगा। परचेज करने के बाद अगर कोई खर्चा होता है तो उस खर्चे के नाम से लिखा जाएगा। इट मे बी रिपेयर्स, इट मे बी फ्यूल एंड पावर, इट मे बी मेंटेनेंस। ओके।